पिछले एक महीने में मैंने ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 बच्चों से जूम पर वन ऑन वन इंटरेक्ट किया है, क्लास 10 के बच्चों से, और मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली है जो एक क्लास 10 का बच्चा भी सोचता है, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, डाउट्स हो गई, क्वेरीज हो गई। बिकॉज कैसा ना कि कॉमेंट्स पर, चैट में, मेल पर हम वर्चुअली बात तो कर सकते, लेकिन जब मैंने बच्चों से वन ऑन वन इंटरेक्ट किया, उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम समझी, तो मुझे पता चला कि भाई साहब ऑलमोस्ट हर बच्चे का सेम डाउट है, सेम क्वेरी है, सेम प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सभी बच्चों की एक बच्चे की सेम प्रॉब्लम थी, सेम डाउट्स थे। और तभी मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स अगर इतने सारे बच्चों का सेम डाउट है, सेम प्रॉब्लम है, तो जितने भी बच्चे भी 10 क्लास में हैं उन सभी के साथ में ये चीज़ होगी, ये प्रॉब्लम होगी। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में हमको पढ़ना कैसे होता है। देखो, क्लास 10 एक बहुत ही आसान क्लास है। हमने अलग अलग नुस्खे, अलग अलग रेमेडीज को इस्तेमाल कर करके फालतू की बातें सुन के 10th क्लास को एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और टफ क्लास बना दिया है। लेकिन आज जो चीजें मैं तुमको बताने वाला हूं, ये तुम्हारी लाइफ आसान ही करेगी, कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। बिकॉज जब मैंने इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज समझ सकता हूं कि तुम्हें कहां पर दिक्कत है, कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर तुम कंफ्यूज हो, और हर वो चीज का हल मैं आज तुमको दूंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो कि इस मोमेंट पर आपके दिमाग में भी चल रही हैं। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, 3 चीजें जो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, जो मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुनी है, बट दे डोंट मैटर। सबसे पहली बात, मतलब द थिंग्स दैट दे थिंक मैटर एक्चुअली डोंट मैटर। पहली बात, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ते हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे के नंबर 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से भी कम आते हैं, तो ये चीज मैटर नहीं करती। दूसरी बात, आपने कितनी किताबें सॉल्व की हैं। अगर आप इस बात को अपनी पढ़ाई का, प्रिपरेशन का पैरामीटर लेकर चलते हो कि मैंने तो 3 बुक सॉल्व की है, 4 बुक सॉल्व की है, ये करेक्ट पैरामीटर नहीं है, स्पेशली फॉर रिपोर्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। और तीसरी चीज कि आपने कितने लोगों से पढ़ा है। अरे मैं तो ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ, मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो इस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट फिजिक्स यहाँ से पढ़ता हूँ, मैं तो साइंस के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ये 3 चीजें सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि मैटर करती हैं। ये 3 पैरामीटर लेकर आप नहीं चल सकते हो कि मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं बहुत बुरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो पैरामीटर्स है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना है ना। कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ के भी 95 ले आता है, कोई 6 घंटे पढ़ के भी नहीं ला पाता, क्योंकि पढ़ने के तरीके में दिक्कत है। कितनी बुक्स आप 3 बुक्स 4 बुक्स सॉल्व कर करके भी उतना ही कंटेंट पढ़ने वाले जितना कंटेंट है। पढ़ने के लिए जब उतना कंटेंट है तो एक ही चीज को 10 बार अलग अलग जगहों से पढ़ के क्या मतलब, है ना। और तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों से पढ़ना, अलग अलग टीचर से पढ़ना, डज नॉट मैटर। अब 3 ऐसे सवाल जो मैंने सबसे ज्यादा देखे हैं, है ना, और एक एक करके मैं इन्हीं सवालों के साथ आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो अपना दरबार बैठा है, ऐसा लग रहा है दरबार चल रहा है। ठीक है, सबसे पहली जो परेशानी, मैंने एक चीज़ नोट डाउन करता हूँ मैं हमेशा, जब भी मैं बात करता हूँ बच्चों से, मैं उनके नोट्स लेता हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले जो मैंने डाउट देखा था, भैया बहुत पढ़ रहा हूँ पर नंबर नहीं आ रहे, बहुत पढ़ रहा हूँ पर नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा, भैया RD RS रेफरेंस करूं या नहीं, ये भी मेरे सामने बहुत सारे सवाल आए इसको लेकर। ठीक है, और तीसरी चीज, तीसरा डाउट, तीसरी प्रॉब्लम, हाँ भैया चैप्टर करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैंने बार बार भैया क्यों लिखा पता नहीं, आदत पड़ गई मेरे को, नहीं आ रहा। मतलब मैं जब चैप्टर पढ़ता हूँ भैया, उसके बाद में मुझे ना लगता नहीं कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती कि यार हाँ चैप्टर हो चुका है। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके हर पॉइंट पर आते हैं। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहली चीज, हमें क्या लगता है ना कि हम बहुत जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। आज मैं तुमको एक्चुअली बताता हूँ। देखो, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, 10th क्लास इज नॉट अ टफ क्लास, है ना। अपने सीनियर से पूछ लो, उनके सीनियर से पूछ लो, 10वीं को टफ क्लास है ही नहीं। ये फालतू का दिमाग लगा के नुस्खे लगा के अलग अलग रेमेडीज यूज कर करके हमने उसको टफ कर दिया है। अब बच्चों को क्या लगता है ना कि वो बार बार जब किसी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वो टॉपिक रेडी हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। आपकी पढ़ाई में आप टॉपिक को तो एक ही बार पढ़ोगे, समझ तो एक ही बार लोगे, है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद जो चीज मैटर करती है वो है रिवीजन। ठीक है, और रिवीजन
कि टेक्निक मैक्सिमम बच्चों की गलत ही होती है। मैंने जब बच्चों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मान लो कि एक बार में नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ लिया है ना, अब उसके बाद तुम क्या करते हो? वो कहते हैं कि भैया हम इसको फिर से पढ़ते हैं। मैंने कहा फिर से कैसे पढ़ते हो? कहते फिर से बुक खोलते हो और फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मैंने कहा यहीं पर तो गलती हो रही है। तुम मुझे बताओ, जब तुमने एक बार वो चीज पढ़ ली है तो बार बार क्यों पढ़ोगे? भैया रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करने का ये तरीका नहीं होता है मेरी जान, ठीक है? दिस इज नॉट हाउ यू शुड रिवाइज। आपने जब एक बार नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लिया है, नाउ यू नो व्हाट हैज हैपेंड। नाउ इफ यू वांट टू रिवाइज यू विल हैव टू रिकॉल। सुनो मेरी बात को ध्यान से। इफ यू हैव टू रिवाइज यू विल हैव टू रिकॉल। रीरीडिंग, फिर से चैप्टर को पढ़ना इज नॉट रिवीजन, इट इज रीरीडिंग। फिर से चैप्टर को पढ़ना है ना। जब आप, अब तुम सोचो कि तुमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब क्या करना है तुमको कि मान लो तुम्हें ऑर्डर वाइज चलना है कि पहले क्या हुआ, पहले ये इंसिडेंट हुआ, याद करना है। चैप्टर खोलने से पहले याद करना है, बुक खोलने से पहले याद करना है। पहले ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा फिर डांडी मार्च हुआ, फिर कहाँ पे चालू हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ऐसे कर करके तुमको पूरा चैप्टर रिकॉल करना है। टॉपिक वाइज चलो भली, पहला टॉपिक खोलो है ना। उस टॉपिक में तुमको जो भी याद आ रहा है वो रिकॉल करो। अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जिस पॉइंट पर तुम अटके उस पॉइंट को फिर खोल के वापस से देखो कि अच्छा ये हुआ था। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअली वीक कहाँ है। अगर तुम फिर से पढ़ लोगे तो गधे घोड़े सब एक समान हो जाएंगे। जो टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग थे वो स्ट्रांग ही रहेंगे, जो वीक थे वो वीक ही रहेंगे। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वीक टॉपिक कौन सा है मेरा? तभी पता चलेगा ना जब रिवाइज करोगे और कोई चीज याद नहीं आएगी। 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे पर याद नहीं आएगी, है ना। वही तो तुम्हारा वीक पॉइंट है, राइट। इसीलिए मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग आप टॉपिक उठाओ, रिकॉल करो। अच्छा ये था, ये था, ये था, वेरी गुड, याद है, आगे बढ़ो। फिर आगे जाओ, याद करो, याद करो, याद करो, रिकॉल करो। अच्छा ये था, ये था, चेक करो, सही है, आगे बढ़ो। दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। और इस तरीके से आपको चीजें याद होंगी, है ना। ये जब एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तुमको फॉरगेटिंग कर्व पता ही होगा, है ना। एक बार रिवाइज करोगे फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे फिर भूलोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसीलिए रिवीजन के लिए इसको हम बेसिकली एक्टिव रिकॉल बुलाते हैं, पर फालतू में तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था, दिस इज एक्टिव रिकॉल। तो ध्यान रखना कि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बार बार चीज़ों को पढ़ूँ। रिवीजन का मतलब होता है कि मैं चीज़ों को रिकॉल करूँ। इसके लिए अगर तुम चाहो तो हमारे 1 पेज नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली फ्री है, सब कुछ फ्री है, तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो कंटेंट बेसिकली। तो इस 1 पेज नोट की खासियत क्या है कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। मतलब आपको अगर चैप्टर को रिवाइज करना है ना तो आप इन्हें देख देख के ना रिवाइज कर सकते हो कि अच्छा ये था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। जिससे कि आपको बार बार पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और वो वाला स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि यार मुझे याद नहीं आ रहा। आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी और आप इजीली इसमें नेविगेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो हमारा सेकंड डाउट है वो ये RD RS। और मुझे ना हर मतलब बेसिक मैथ्स वाले बच्चे और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे दोनों ये चीजें मुझे पूछ रहे हैं कि भैया अभी मैं तुमको मोस्ट इफेक्टिव तरीका भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अभी तुम रुको, एक एक करके आते हैं। भैया मैं RD करूँ RS करूँ? देखो पहली बात तो ये है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, मैं तुमको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, है ना, कि अगर आपको आगे जाके, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे जाके मैथ्स लेना है तो आपको अभी स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि आगे जाके आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, उस केस में आप बेसिक मैथ्स लो। लेकिन अगर आपको आगे जाके मैथ्स पढ़ना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा। पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूं आपका। दूसरी चीज, अब हम आते हैं RD RS पे। देखो मैं ना सबसे पहले हर एक, मेरे पास ना मतलब तुम मानोगे नहीं, लेजिट दिन के 100-150 यही डाउट आते हैं चैट्स में, ऐप की चैट में, मेल पर, कि भैया RD करो RS करो। मेरी जान दोनों नहीं करना, आपको पहले NCERT करनी है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर परसों के दिन मैच खेलने जाना है, क्रिकेट मैच खेलने जाना है, ठीक है, मेरा फेवरेट गेम, सबका फेवरेट गेम ऑफ कोर्स। हाँ, लोगों को फुटबॉल भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ठीक है, ऐसे अपन क्लैश नहीं करवा रहे दोनों फैंस के बीच में। पर अगर तुम्हें परसों फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच खेलने जाना है तो क्या तुम डायरेक्टली मैच में जाओगे या फिर घर से प्रैक्टिस करके जाओगे? प्रैक्टिस करके जाओगे ना। RD और RS पे जंप करने से पहले हमारी NCERT तो कंठस्थ हो। क्या वो कंठस्थ है? अरे है कि नहीं है? नहीं है। NCERT में अगर आप किसी चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस ये तीनों करके बैठे हो तो आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप RD RS करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आप फिर भी RD RS पे जंप कर रहे हो तो सवाल कैसे बनेंगे मेरी जान, तुम बताओ। 2 सवाल करोगे, तीसरे पटक जाओगे, फिर बोलोगे मैथ्स टफ लगती है। सोच के देखो, है ना। इसीलिए हमें पहले NCERT पूरी कर लेनी है कि भैया अब मैंने NCERT पूरी कर लिया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मैं RD कर सकता हूँ।
वैसे तो मैं जनरली देखो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप करो, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आ जाएंगे बोर्ड्स में। यार सीबीएसई ने खुद ने एनसीईआरटी रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी इज द प्रिस्क्राइब्ड बुक दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। और वैसे भी इस साल तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, राइट। समझो इस बात को, ठीक है। वैसे तो मैंने रिकमेंड कर रखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, फिर से तुमको बता देता हूँ। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने वो चेकआउट की है, इट इज़ अ गुड बुक। और ऑफ कोर्स ओसवाल में काफ़ी समय से चलता आ रहा है, हम जब छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, तब भी ओसवाल जो है वो हम इस्तेमाल करते थे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको परचेज कर सकते हो, या फिर अपने किसी भी स्टेशनरी पर जाकर उसे ले सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट वही है कि पहले ये फिर ये, ओके। दिस गोज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट, है ना, दिस गोज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट। अब मैं तुमको बताता हूं कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड एंड मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू स्टडी। ये चीज अगर आप कर रहे हो तो ना आपको किसी स्ट्रेटजी की जरूरत है, ना किसी की गाइडेंस की जरूरत है, ना किसी के ज्ञान की जरूरत है। फिर से आपको ये चीज बोल रहा हूं, पर बच्चे समझते ही नहीं मेरी बात को। मैं इतनी बार बोल चुका हूं, मतलब ऑफ कोर्स बच्चों को ऐसा लगता है ना कि नहीं भैया आरडी तो करनी चाहिए, रेफरेंस करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। अब मैं जो तुमको बताने वाला हूं, अगर ये चीज तुम कर रहे हो तो तुम्हें और जीवन में कुछ करना ही नहीं है, बस सॉर्टेड है, हो गया। तुमने अपनी साइड से 100% एफर्ट्स डाल दिए हैं। सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो गो थ्रू इट्स एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी खोलो। भैया लेकिन हमको तो चैप्टर पता ही नहीं, चैप्टर के अंदर क्या है, एनसीईआरटी कैसे खोल के बैठ जाए। खोलो, है ना, देखो चैप्टर में क्या क्या है, समझो, ट्राई करो। 20-25 मिनट लगा सकते हो, लगाओ, ठीक है, लगाओ, देखो। अच्छा चलो मान लो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो यार अच्छा ये क्या होता है, दिस इज व्हाट केमिकल्स, ओके। ये रिएक्शन क्या होती है, अच्छा ये रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्टेंट साइड पर, तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये प्रोडक्ट होता है, ओह क्या बात है, नाइस नाइस नाइस। ऐसे करके एक 20 मिनट में पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लो। इसके बाद लेक्चर देखो। देखो कैसा है ना कि अगर आप क्लूलेस होकर लेक्चर देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले ही टॉपिक्स को जान के, एक होता है ना कि यार एक अंदर हमारे कीड़ा होता है ऐसा कि हमको जो चीज़ पता होती है ना, जब कोई वही चीज़ समझा रहा होता है तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो एक अलग बात होती है। इस कारण से आप पहले एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू लेक्चर्स। अब लेक्चर्स आपके जो भी कोचिंग में, स्कूल में करवाए जा रहे हैं, डू इट, है ना। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन आपने की है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, अगर आप अपने तबाही 10th से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ो, ठीक है जी, ग्रेट। थर्ड ये हो गया। इसके बाद में फिर से हमको ढंग से एनसीईआरटी पढ़नी है। अब मैं जनरली क्या रिकमेंड करता हूं कि आप अपने लेक्चर के साथ साथ ना या तो नोट्स बना लो, या तो अगर तुम्हें हमारे नोट्स यूज करने हैं तो वो नोट्स यूज कर लो, ठीक है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं, देखो कैसा है कि मेरे ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, मैं तो तुमको वही बोल सकता हूं कि मेरे नोट्स यूज करो, बेस्ट नोट्स है, लेकिन खुद के नोट्स बनाना इज मच मोर बेटर एंड इज मच मोर फीजिबल। क्यों? उसका एक कारण है। देखो जब हम नोट मेकिंग की बात करते हैं ना, तो नोट मेकिंग एक्चुअली क्या है लोग समझ नहीं पाते। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता किसी के दूसरे के नोट्स देख के छाप लेना, उसको छापना बोलते हैं। नोट्स का मतलब ये है कि आपने जो समझा है उसको अपनी भाषा में इंटरप्रेट करके लिखना इज कॉल्ड नोट्स। ये होता है आर्ट नोट मेकिंग का। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा, लेकिन ये होता है नोट मेकिंग। तो जब आप ये करोगे आपको चैप्टर और क्लियर होगा। फिर अपने को एनसीईआरटी के थ्रू जाना, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, सवाल कहीं से भी आ सकता है। फोर्थ, हमें एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। अब सोशल में तो इतनी होती नहीं है, तो सोशल के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ आगे, चलो ठीक है। फिफ्थ चीज़ क्या है, फ्लो में चलोगे। लास्ट चीज़ है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। मैंने क्वेश्चन बैंक क्यों बोला है? क्योंकि इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना है, तो आप क्वेश्चन बैंक के अंदर ही पीवाईक्यूज जो है वो पढ़ सकते हो, है ना। या फिर अगर आप चाहो तो हमारे नोट्स के अंदर ही पीवाईक्यूज अवेलेबल है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट है। क्या तुम ये सब चीजें कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार के किसी ज्ञान, मोटिवेशन, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरी जान। तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत सिंपल है। क्यों कॉम्प्लिकेट करना? पहले एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, फिर लेक्चर करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर इन-टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज करो, और फिर क्वेश्चन बैंक से या फिर पीवाईक्यू से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। डन। बस आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इन चीजों को अगर तुम फॉलो करते हो
तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, फालतू कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से, बिकॉज आई हैव सीन ऑल दी स्टूडेंट्स गेटिंग पैनिक ओवर ऑल दिस, पर ऐसा नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल, इजीली हो जाता है। दैट बीइंग सेड, दिस इज वी आर साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो इस चैनल का पार्ट बन सकते हो उस लाल बटन को प्रेस करके। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल झप्पी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।